नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आज मैं लेके आया हूं एक ऐसे फंड को जहां पे थोड़ी रिलैक्सेशन है फंड मैनेजर के पास। उसका नाम है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। नाम से आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि फ्लेक्सिबल होता है। फंड मैनेजर है विनय पहाड़िया जी। इस समय बहुत एक दुविधा का दौर है मार्केट में। एक तरफ मिड कैप में एक बड़ा झटका लगा था, फिर अब लार्ज कैप में आप देखिए तो कुछ दिनों से थोड़ा सा प्रेशर ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में फेड ने पॉज ज़रूर किया लेकिन कमेंट्री बहुत हॉकिश करी, तो हॉकिश पॉज हो गया। उसके बाद से तरह तरह की चीज़ें बाजार में चल रही हैं। तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश के क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है वेल्थ क्रिएशन के लिए, इस पर आज बातचीत करेंगे और विनय जी हमें समझाएंगे कि इस फंड को कैसे समझें और साथ ही मार्केट का आउटलुक उनका क्या है, एक फंड मैनेजर के नाते वो इस समय बाजार को कैसे देख रहे हैं। विनय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो के दौरान। इससे पहले कि हम लोग फंड की डिटेलिंग में जाएं, बाजार बड़ी एक विचित्र सी स्थिति में इस समय पहुंच रहा है। मिड कैप को एक जर्क लगा, उसके बाद लार्ज कैप को जर्क लग रहे हैं। क्या रहा है मार्केट में ये? नमस्कार नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मुझे अपने शो पर इनवाइट करने के लिए। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट में काफी उठा पटक चल रही है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने से हमने सिर्फ वन वे मार्केट देखा है। सिग्निफिकेंट रिटर्न्स रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, और ये रिटर्न्स लार्ज कैप से काफी ज्यादा मात्रा में रहे हैं। सो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने काफी आउट परफॉर्म किया है पिछले 6 महीने में। और अब जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा एक पॉज है, करेक्शन बोल लीजिए। सो आई थिंक इतनी बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन आना काफी स्वाभाविक है। और जैसा कि हम जानते हैं जनरली वैल्यूएशंस भी एलिवेटेड लेवल्स पर ट्रेड कर रही हैं। तो विनय इस समय क्या आइडियाज चूज करने में, मनी डिप्लॉय करने में एक दिक्कत का सबब हो सकता है? क्योंकि ये नहीं पता कि अब मार्केट का डायरेक्शन तो खैर ब्रॉडर क्या होगा, लेकिन आइडियाज़ के लेवल पे भी मिड कैप वाले में भी कुछ स्टोरीज हैं, लार्ज कैप में भी पता नहीं क्या स्टोरीज हैं। तो आप लोग इस समय मार्केट को अप्रोच कैसे कर रहे हैं? सो नीरज जी, ये जो फंड है फ्लेक्सी कैप फंड, ये एक काफी अच्छी कैटेगरी है एक आम निवेशक के लिए, और स्पेशली इस करंट जो मार्केट का जो एनवायरनमेंट है उसके लिए काफी सूटेबल है। क्योंकि जैसा आपने सही कहा कि पिछले 6 महीने से काफी तेजी देखने मिल रही है। हम लोगों ने देखा कि स्मॉल एंड मिड कैप काफी अच्छा कर रहे हैं। सो अगर फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो अपना निवेश मिड कैप स्मॉल कैप से कम करके लार्ज कैप की तरफ झुकाव कर सकता है, जिसमें वैल्यूएशन का थोड़ा ज्यादा कंफर्ट है। और वही हमने भी किया है। हमारे PGIM फ्लेक्सी कैप फंड में हमने हमारा निवेश जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ हद तक कम किया है, प्रॉफिट्स बुक किए हैं, और लार्ज कैप के अंदर हमने हमारा वेटेज इंक्रीज किया है। सो वो इस फंड के चलते हम मैंडेट के चलते हम कर सकते हैं। सो ये एक्टिविटी रही है। लेकिन विनय जी इस समय तो एक बड़ी समस्या ये है कि लार्ज कैप में भी दबाव है। वन ऑफ द टॉप बैंक में जिस तरीके का दबाव देखने को मिला, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी में जिस तरीके से बिकवाली देखने को मिली है, वो अभूतपूर्व है। तो अब तो मतलब बड़ी समस्या आप लोगों के सामने हो रही है कि डिस्पाइट की फ्लेक्सी कैप आपके पास तो मतलब दूसरों से ज़्यादा लीवर है, फिर भी एक मन में दुविधा है क्या कि इधर किधर जाए भाई? इधर भी वही समस्या, इधर भी वही समस्या। एक तरफ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, दूसरी तरफ लोग हाथ लगाने से डर रहे हैं। क्या चल क्या रहा है ये, फिर कैसे कर रहे हैं? सो नीरज जी, जो सिचुएशन हमने लास्ट 6-8 महीने में देखी है वो यही है कि लार्ज कैप में जो बढ़ाव आया है, जो रैली आई है, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के कंपैरिजन में काफी कम रही है। इनफैक्ट काफी ऐसे लार्ज कैप्स हैं जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं, जिनमें अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, वो अभी भी काफी रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। स्पेशली फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में कंपनियां जो है, लार्जर कंपनियां हैं, वो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही हैं। सो अगर हम देखें तो इवन करंट मार्केट में हमें अट्रैक्टिवली वैल्यूड कंपनीज मिल रही हैं। जी विनय जी, एक चीज़ है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में आपका भी तगड़ा एक्सपोजर है, आप उस पर ओवरवेट हैं और टॉप बैंक्स में आपका इन्वेस्टमेंट भी है इस फंड का, और भी दूसरी कंपनीज हैं। नो डाउट कि अभी हाल के करेक्शन के बाद वो और अट्रैक्टिव हो गई हैं,
लेकिन अगर पिछले कुछ समय से देखें तो जिस तरीके से एफआईआई की नाराजगी चल रही है, डिस्पाइट बीइंग अट्रैक्टिव, अब लगता है आपको कि ये आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को, लार्ज कैप? सो नीरज जी, अगर हम जैसे कि इक्विटी मार्केट में अगर बहुत ही संकीर्ण दृष्टि से देखें, बहुत नियर टर्म दृष्टि से देखें, तो हमें काफी केओटिक लगेगा, ऐसे लगेगा कि मार्केट काफी इरेशनल है। लेकिन जैसे हम जूम आउट करते हैं, लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स देखते हैं, तो बहुत ही क्लियर एक ट्रेंड विजिबल होता है कि जहां पे अच्छी ग्रोथ है, जहां पे अच्छी क्वालिटी है, शेयर का जो रिटर्न है उसी के चलते उतना ही मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का बुक वैल्यू ग्रोथ 5 साल में अगर 25% है, तो शेयर प्राइस का रिटर्न भी करीबन 20 से 25 या 30% के आसपास होगा। और किसी कंपनी का अगर बुक वैल्यू ग्रोथ 10 से 12% है, तो उसका शेयर प्राइस की जो ग्रोथ है 5 साल के ओवर पीरियड ऑफ टाइम में, वो अराउंड 8 से 12-13% के आसपास होगी। सो जो एक मार्केट का जो लॉन्ग टर्म लॉजिक है वो बहुत ही क्लियर है। अच्छी कंपनी जिसके अंदर अच्छी ग्रोथ है, उसमें अच्छा रिटर्न भी प्राप्त होता है इन्वेस्टर्स को। अच्छा, विनय जी ये बताइए, चूंकि मिड कैप में आप कह रहे हैं कि अब वहां से लोग निकल के थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उधर अब ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट है और लॉन्गर टर्म में आप देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं। क्या ये मानना सही होगा कि मिड कैप की स्टोरी फिलहाल के लिए खत्म हो रही है? नीरज जी, मैं फिर से एक बात को दोहराना चाहता हूं कि जो निवेशक का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन जो हम बोलते हैं, अगर वो बहुत ही छोटा है तो उसके लिए ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है कि और उसका डिसीजन हमेशा शॉर्ट टर्म दृष्टि से ही रहेगा और वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे हम निवेश की अवधि बढ़ाते हैं, जैसे कि 3 साल रखते हैं, 5 साल रखते हैं, तो हमें काफी क्लैरिटी मिलने लग जाती है। उसी के चलते अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र को देखें, तो बिल्कुल सही बात है कि आज के पिछले 6 महीने के जो रिटर्न्स है उनको देखते हुए वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो चुके हैं। लेकिन अगर हम अगले 3 साल और 5 साल का आउटलुक रखें, तो फिर भी ऐसी बहुत सी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हैं जहां पे रीजनेबल रिटर्न के पोटेंशियल है। लेकिन उनके कंपैरिजन में काफी लार्ज कैप्स ऐसी हैं जहां पे बेटर रिटर्न की अपॉर्चुनिटीज है। सो क्लियरली आज के दिन अगर हम देखें, ओवरऑल मार्केट में बहुत हाई रिटर्न्स की उम्मीद नहीं की जा सकती है, एक मॉडरेट रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है अगले 3 से 5 साल की ड्यूरेशन में, और उसमें भी लार्ज कैप में थोड़ा बेटर रिटर्न पोटेंशियल नजर आता है। ओके, वेरी फेयर इनफ। तो अच्छा विनय जी, अब थोड़ा सा सेक्टोरली समझते हैं। 2-3 सेक्टर पे मुझे आपका व्यू चाहिए। जैसे एक तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पे बहुत बढ़िया इसमें रनअप देखने को मिला, और अलग अलग छोटी कंपनियों में भी, बड़ी कंपनियों में भी। सरकारी बैंक तो पता नहीं, छोटे वाले बैंक तो एकदम रुक ही नहीं रहे हैं। दूसरा एक सेक्टर है आईटी, जो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, प्राइस वाइज भी देखिए और तरह तरह की उसमें खबरें आती हैं। दोनों पे आपका व्यू क्या है? बिल्कुल। सो बैंकिंग और फाइनेंशियल क्षेत्र की कंपनियां हमें बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। उनके अंदर काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है अगले 5 साल की ड्यूरेशन में। इनफैक्ट अगर हम इंडिया स्टोरी को बिलीव करते हैं, तो जो इंडिया स्टोरी का जो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज ड्राइव करेंगी, और वो होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करेगी स्टोरी में। इसके लिए वहां पे हम काफी पॉजिटिव हैं, ओवरवेट हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी कंपनियों की बात करें तो वहां पे आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहां पे हमें काफी मंदी नजर आई थी। पिछले 6-8 महीने में रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है ये क्षेत्र, लेकिन इसके चलते वहां पे भी वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं। सो नियर टर्म में बिल्कुल एक वीकनेस नजर आ रही है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म देखें, अगले 3 से 5 साल का ड्यूरेशन होराइजन रख के देखें, तो आईटी क्षेत्र की कंपनियां भी रीजनेबली अट्रैक्टिव हो चुकी हैं। और हमने हमारा एक्सपोजर जो अंडरवेट था 6 महीने पहले, अब इक्वल वेट के आसपास कर लिया है आईटी क्षेत्र में। तो यानी अब आप आईटी पे अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि 3 से 5 साल के लिए वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। ओके, अच्छा बैंकों में, सरकारी बैंकों में आप बुलिश हैं क्या? जनरली मैं सरकारी बैंक या किसी इंडिविजुअल बैंक्स का नहीं कमेंट करके मैं ये बोलना चाहूंगा कि
जो भी कैटेगरी ऑफ बैंक्स हो या अच्छी कंपनीज हो जहां पे रिटर्न्स ऑन इक्विटी अच्छी हो, जिन कैपिटल एफिशिएंट हो और जिसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है 5 साल की अवधि में, वहां पे हमने हमारा एक्सपोजर रखा है। तो हमारा ओवरऑल एक्सपोजर सरकारी बैंक्स में थोड़ा कम ही है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल रहा है, और हमारा एक्सपोजर ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो विनय जी से समझेंगे किन सेक्टर्स पे वो बुलिश हैं और किन सेक्टर से फिलहाल दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज हम बातचीत कर रहे हैं पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर विनय पहाड़िया से। आप मुझे ये बताइए सर, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल और डिस्क्रिशनरी पे क्या व्यू रखते हैं, क्योंकि ये एक सेक्टर स्ट्रक्चरल चेंज जो आया है सोसाइटी में या कंजम्पशन पैटर्न में, उसमें देखने को मिला, क्योंकि एक लेटेस्ट डेटा है, आपकी नज़र ज़रूर गई होगी उसमें, कि डोमेस्टिक सेविंग्स जो है वो 5.1% है एज कम्पेयर टू जीडीपी। लो उस पर एकदम 50 ईयर लो, तरह तरह के लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। लेकिन जब उसके अंदर जाके देखते हैं तो फाइनेंशियल एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया, यानी कैपिटल फॉर्मेशन वाले से लोन लिया, घर वर खरीदा, इस टाइप से। तो क्या आप इस थीम को ड्राइव करना चाहते हैं अपने फंड के जरिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है जो आपने पॉइंट्स बताए हैं, उनके चलते हम सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव है, इनफैक्ट हमारा सबसे ज्यादा ओवरवेट जो सेक्टर है वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। बिल्कुल, यही ट्रेंड्स हम भी देख रहे हैं कि अगले 5 साल के ड्यूरेशन में जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ होती है, आम नागरिकों की इनकम में इम्प्रूवमेंट होती है, तो जो बेसिक नेसेसिटीज है वो तो हमने ऑलरेडी सेटिस्फाई कर ली है। तो जो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स होती है, सेविंग्स होती है, वो लार्जली जो सिटीजन्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स पे स्पेंड करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, ऑटोमोबाइल्स वगैरह वगैरह। सो ये एरियाज की जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं, जो प्रोडक्ट सेल करती हैं, उनके अंदर जो ग्रोथ आने की उम्मीद है वो जनरल जीडीपी ग्रोथ से काफी ज्यादा आने की एक्सपेक्टेशन है, और इसी के चलते हम हमारे फंड में इस सेक्टर में सबसे ज्यादा ओवरवेट है। ओके विनय जी, क्या रियल एस्टेट को भी आप इसमें रखते हैं डिस्क्रिशनरी में? पढ़े, रियल एस्टेट को भी आप डिस्क्रिशनरी में रखते हैं क्या? रियल एस्टेट एक्चुअली एक अलग सेक्टर है, सो हमने रियल एस्टेट को ज्यादा एक्सपोजर नहीं रखा है, लेकिन ये भी एक अट्रैक्टिव सेक्टर है। इनफैक्ट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मॉल्स ऑपरेट करती हैं, उन कंपनियों में हमने हमारा थोड़ा बहुत एक्सपोजर बनाया हुआ है। वंस अगेन कंजम्पशन लिंक्ड है। कंजम्पशन लिंक्ड, या इसको बैंक के थ्रू भी प्ले किया जा सकता है, हाउसिंग फाइनेंस के थ्रू इसको प्ले किया जा सकता है, क्योंकि वो रिलेटेड है। एक और सेक्टर पे आपकी जानकारी, मतलब आपसे व्यू चाहिए, पावर सेक्टर। ये एक ऐसा सेक्टर है जो एक बहुत ही स्ट्रक्चरल चेंज से गुजर रहा है, और सरप्राइजिंगली थर्मल पावर सेक्टर में बहुत तेज़ी है। कंजम्पशन पैटर्न हमने देखा है कि जून से लेकर के सितंबर तक डिमांड नीचे नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा डिमांड पावर कंजम्पशन की हो रही है, चूँकि अब गांव-गांव तक पहुंच गई है, तो बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन है। लेकिन ये सेक्टर काफ़ी बड़ा है, इसमें पावर प्रोड्यूसर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, कैपिटल गुड्स भी है, इक्विपमेंट मेकर भी हैं, फिर उसके एंड यूज़र भी हैं। तो इस सेक्टर पर आपका नज़रिया, अगर आप इस सेक्टर को प्ले कर रहे हैं तो किस तरह से? सो नीरज जी, मैं यहाँ पे आपके माध्यम से दर्शकों को थोड़ा क्वेश्चन करना चाहूंगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जो रिटर्न्स ऑन इक्विटी है वो जनरली कैप्ड होती है, ज्यादा बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है काफी, तो ये रेगुलेटेड सेक्टर है। और दूसरी बात, जो इस सेक्टर में जो ग्रोथ होती है वो भी लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती। ये दोनों चीजों को चलते अगर हम शेयर प्राइसेस की बात करें, जो वैल्यूएशंस है इस सेक्टर की बात करें, वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है पिछले 6 महीने में। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, 2006 से लेके 2008 के बीच में इसी सेक्टर में इसी तरह की बातें हो रही थी, काफी तेजी आ रही थी, और काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। सो आई थिंक उस तरह का एक सिचुएशन डेवलप हो रहा है सेक्टर में, और हम लोग वी आर डेफिनेटली अंडरवेट दिस सेक्टर। और मैं क्वेश्चन भी करना चाहूंगा लोगों को कि यहाँ पे एक बबल जैसा फॉर्म हो रहा है।
ये बात आप करें पावर जनरेशन कंपनियों के लिए या इससे जुड़ी हुई सभी एलाइड इंडस्ट्री के लिए? काफी हद तक पावर एंड एंसिलरी सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों के लिए, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स? इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। ओके, तो ये अच्छा है, कॉशन इसमें ध्यान रखिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बबल जैसी सिचुएशन बन सकती है, ऐसा विनय जी को लगता है, क्योंकि पावर सेक्टर में एक्चुअली इसमें बहुत आउट परफॉर्मेंस हम लोगों ने रिसेंटली देखा भी है। लेकिन सही बात है कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कैप्ड है, वो डिसाइड गवर्नमेंट करती है, तो उसकी वजह से बहुत बड़ी शायद रन अप आपको ना मिल पाए। एक और सेक्टर है जो वो भी ऐसे ही एक बदलाव के दौर से गुजरा है, वो है ऑटो। ऑटो सेक्टर में कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट जो है वो तेजी से ग्रो तो कर रहा है, लेकिन उसके सामने एक बड़े चैलेंज आ सकता है, शायद वो हेडविंड हो सकता है, वो है रेलवे वाला सेक्टर। तो डिस्पाइट की रोड बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन सीवी सेल्स उस तरह से हो नहीं रही है क्योंकि शायद रेल ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़ रहा है। तो क्या इस कमर्शियल सेक्टर को आप प्ले करना चाहेंगे? तो ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल है और ऑटो एंसिलरी सेक्टर है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर के अंडर में आता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ओवरऑल हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में काफी ओवरवेट है, काफी बुलिश है। तो उसके अंदर ऑटो एंसिलरी भी आती है, ऑटोमोबाइल कंपनीज भी आती हैं, लेकिन ओवरऑल हम जो है ऑटो एंसिलरीज पे ज्यादा बुलिश है, बिकॉज वहां पे हम पिक एंड चूज कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज टेक्नोलॉजी में आगे है, कौन सी कंपनीज को आने वाले कल में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रेंड है उससे बेनिफिट मिल सकता है। और काफी कंपनीज ऐसी है जो एक्सपोर्ट के लीडर्स हैं, जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के बेनिफिशियरी हैं, यूरोप प्लस वन स्ट्रैटेजीज के बेनिफिशियरी हैं। सो ऐसी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो एंसिलरीज। सो वहां पे हम काफी पॉजिटिव हैं, वहां पे वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, ग्रोथ काफी अच्छा है और रिटर्न्स ऑन इक्विटी जो है कंपनी की क्वालिटीज है वो काफी अच्छी है। सो वो सेक्टर में हम काफी ओवरवेट। तो इसके थ्रू आप ईवी प्ले भी ले सकते हैं, जो कि एंसिलरीज के लिए वो न्यूट्रल होता है। एंड यूजर में पता नहीं कौन सी कंपनी कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन एंसिलरी के थ्रू इसको आराम से प्ले किया जा सकता है। तो ये कुछ सेक्टर्स थे जहां पे मैंने विनय जी की राय समझी कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके से आपके फंड मैनेजर एलोकेशन रीएलोकेशन करते हैं। विनय जी, अब एक और सवाल, स्टॉक चुनने का क्या फॉर्मूला आप रखते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है नीरज जी। हम लोग जो देखते हैं, हमारा जो एक अप्रोच है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत सिंपल है लेकिन मुश्किल है। सिंपल है क्योंकि हम देखते हैं कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो सकता है अगले 5 साल में, और ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका रिटर्न्स ऑन इक्विटी है वो बेटर है जनरल एवरेज से। सो फॉर एग्जांपल अगर हम ओवरऑल NSE 500 की कंपनीज देखें तो उनका एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि फ्यूचर में जिस कंपनी का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी इस लेवल से ज्यादा हो उसे हम चुने, और उसके पास एक और क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ होती है वो अगले 5 साल में भी NSE 500 कंपनीज से बेटर होनी चाहिए। सो हमारी कंपनीज में ये दोनों क्वालिटीज होती है, हायर ग्रोथ और हायर क्वालिटी। एक बार वो कंपनी हम चुन लेते हैं तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं उसका वेटेज उसकी वैल्यूएशन पर डिपेंड करता है। अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है तो हम हमारा वेटेज उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं, और वैल्यूएशन अगर अट्रैक्टिव नहीं है तो हम वेट करते हैं वैल्यूएशन को अट्रैक्टिव होने के लिए। ओके विनय जी, ये तो बात बिल्कुल सही समझ में आ गई, लेकिन ये तो करंट डेटा पे हम आप लोग देखते होंगे, आजकल इतना डिसरप्शन है, इतना चेंज हो रहा है इंडस्ट्री वाइड, हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बड़े डिसरप्शंस आ रहे हैं, उसको कैसे फैक्टर इन करते हैं आप लोग? नीरज जी, हम जो कंपनीज के लिए स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, हम हिस्टोरिकल डेटा तो देखते ही हैं, लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट फोकस रहता है वो फ्यूचर डेटा पर रहता है। हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स पास्ट के परफॉर्मेंस से डिसाइड होती है, लेकिन उसमें जैसा आपने कहा डिसरप्शन है वो काफी हद तक इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और उसके बाद उसके चलते हम हमारे फ्यूचर फोरकास्ट बनाते हैं कंपनीज के। ऑफ कोर्स फोरकास्ट चेंज होते रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें एक सही डायरेक्शन मिलती है
एक सही अप्रोच मिलती है कंपनियों को चुनने के लिए, सारे ट्रेंड्स को फैक्टर इन करके। सो ये अप्रोच डेफिनेटली हम कंसीडर करते हैं। ओके, बढ़िया बातचीत हुई। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में आज हमने डिटेल में समझा। विनय जी इसको मैनेज करते हैं, तो विनय जी का व्यू क्या है, कैसे स्टॉक चुनते हैं, कैसे सेक्टर चुनते हैं, और बहुत साफ शब्दों में उन्होंने बताया कि क्या अवॉइडेबल है और क्या इस समय अपने पोर्टफोलियो में रख के आगे चलते हुए दिखेंगे। विनय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जो लोग ये शो देख रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुन के। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड में, तो आपने सुना है, अपना मन बनाइए और पढ़िए और लोगों से सलाह लीजिए और उसके बाद आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर एक नए फंड मैनेजर और एक फंड से आपसे मुलाकात करें।